नमस्कार बच्चों। आज हम होम साइंस क्लास 8 का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जो कि है पारिवारिक आय तथा बचत। आप सबको पता है कि पैसा हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पहले हमारे देश में बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब हम कुछ सामान देते थे, उसके बदले में अपनी आवश्यकता के लिए आवश्यकता का सामान वापस ले लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमें धन की ज़रूरत होती है। धन परिवार का ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने और विभिन्न सेवाएं प्राप्त करने में सहायता करता है। इसलिए मुद्रा का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप सबको पता है कि परिवार को अनेक साधनों द्वारा इनकम होती है। पारिवारिक आय क्या होती है कि जब सारे सदस्य मिलकर कमाते हैं तो वह परिवार की सम्मिलित आय को बोलते हैं। सिर्फ एक इंसान की आय को नहीं। तुम सोचो कि सिर्फ फादर कमा रहे हैं, केवल उनकी आय नहीं, जो बच्चा भी काम कर रहा है, माँ भी काम कर रही है, ये सम्मिलित आय को हम पारिवारिक आय बोलते हैं। और पारिवारिक आय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहले आय है मौद्रिक आय, दूसरी वास्तविक आय और तीसरी आत्मिक आय। अब हम इन तीनों प्रकार की आय के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो काम करते हैं और उसके फलस्वरूप उन्हें जो भी मुद्रा मिलती है उसे मौद्रिक आय बोलते हैं। भारत में मुद्रा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है ये सबको पता है, वह है रुपया। और मुद्रा प्राप्ति के हमारे पास कौन कौन से साधन हैं, जैसे नौकरी से हमें वेतन मिलता है, हम कोई बिजनेस करते हैं वहाँ से लाभ मिलता है, मज़दूर को उसके पैसे मिलते हैं, निवृत्ति वेतन या बचत करते हैं तो उसका ब्याज मिलता है, मकान दुकान आदि संपत्ति से जो किराया मिलता है, या फिर कृषि उपज को बेचकर जो धन मिलता है, या फिर किसी से कोई गिफ्ट मिले धन के रूप में, उसे मौद्रिक आय कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। कार्य करने के पश्चात जो मुद्रा के रूप में मिलता है उसे मौद्रिक आय कहते हैं। किसी एक समय में परिवार को उपलब्ध सभी वस्तुएं एवं सेवाएं वास्तविक आय में सम्मिलित की जाती हैं। इस आय में मुद्रा को शामिल नहीं किया जा सकता, बल्कि सेवाओं को शामिल किया जाता है। वास्तविक आय 2 प्रकार से होती है। पहली है प्रत्यक्ष वास्तविक आय, दूसरा है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। अब हम प्रत्यक्ष वास्तविक आय के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, प्रत्यक्ष वास्तविक आय वह आय है जो परिवार को वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में प्राप्त होती है। इसके लिए परिवार को पैसे नहीं खर्चने पड़ते। जैसे आप नौकरी करने गए तो वेतन के अतिरिक्त आपको मिल रहा है, कोई स्कूटर मिल रहा है और यूनिफॉर्म मिल रही है, नौकर मिल रहा है, या फिर टेलीफोन फैसिलिटी मिल रही है, या मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है। इसको आप कहते हैं प्रत्यक्ष वास्तविक आय। यह आय का ही एक रूप है। अब हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष वास्तविक आय के बारे में। परिवार के सदस्यों के ज्ञान व कार्यकुशलता के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली सेवाएं, जैसे मान लो कोई डॉक्टर सदस्य द्वारा चिकित्सा सेवा मिल गई आपको, घर बैठे आपने स्वेटर बना लिया या कपड़े सिल लिए, जैम जेली मुरब्बा बना लिया। इन सेवाओं के लिए आपने पैसे खर्च नहीं करे, आपने घर में अपनी कार्यकुशलता से यह कार्य किए। मतलब आपने अपने पैसों को बचा लिया, जहाँ पे आपको खर्च करना था वो आपने खर्च नहीं किया। तो परिवार को उपलब्ध सामुदायिक सेवाएं जैसे सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क आदि भी परिवार के लिए अप्रत्यक्ष वास्तविक आय है और जिसका लाभ सब लोग उठाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक अलग तरह की आय के बारे में, वो है आत्मिक आय। ये आपकी भावनाओं से जुड़ी होती है। मतलब कि हम जो भी पैसा मौद्रिक आय या वास्तविक आय से कमाते हैं, उसको खर्चने के बाद जो संतुष्टि मिलती है उसे हम आत्मिक आय कहते हैं। तो बच्चों, हमने कितने प्रकार की आय पढ़ी? हमने 3 प्रकार की आय पढ़ी, मौद्रिक आय, वास्तविक आय और आत्मिक आय। इसको आप याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वह है बचत। बचत का अर्थ व आवश्यकता।
बचत के बारे में यहाँ सब बच्चों को पता है और ये भी आप सबको पता है कि आप भी अपने पैसे को बचा कर रखते हैं जो आपको पॉकेट मनी मिलती है। तो पारिवारिक आय का वह अंश जो परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भविष्य के लिए बचा कर रखता है उसे बचत कहते हैं। और बचत पे आप सबको पता है कि आप बैंक में जाएं, बचत अपना खाता खोलें तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। और ऐसे आप घर में भी उसे जोड़ सकते हैं, लेकिन उसे हम बचत नहीं कहते हैं। बहुत लोग तो ऐसे भी करते हैं कि सबसे पहले जब उनको सैलरी मिलती है तो पहले अपना बचत में पैसा डाल देते हैं ताकि उनके हाथ से खर्च ना हो जाए। और बचत करना आपको पता भी है ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है कि बचत करना क्यों ज़रूरी है। अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। भविष्य सबको ही पता है अनिश्चित है, और ये कोरोना काल में तो आप सब ने ये देख ही लिया कि किस तरह पैसे की ज़रूरत संकटकालीन स्थिति में आ सकती है। तो ऐसे समय में बचत किया हुआ पैसा ही काम आता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई बीमार हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई निधन हो जाता है, आपके व्यापार भी ठप हो सकते हैं, नौकरियां भी जा सकती हैं, कोई बीमारी भी बहुत ज़बरदस्त आ सकती है। तो ये ऐसी स्थितियां हैं जिसमें हमें बचत किए हुए धन की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि हम हर टाइम अपने सारे पैसे को नहीं खर्च सकते, हमारे लिए बचत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कारण है अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। जैसे आप सब जानते हैं, जवानी में तो सब कोई काम कर लेता है, लेकिन वृद्धावस्था में जब वो काम करने योग्य नहीं रहता और उसकी उम्र भी ज़्यादा हो जाती है, आय कम हो जाती है, तो उसका बचत किया हुआ पैसा ही काम आता है। वही पैसा जो बैंकों में पड़ा होता है और उससे वो ब्याज की रकम से भी खाना खा सकता है, या फिर कोई मकान ले ले, उसका किराए से वो काम अपनी रोजी रोटी चला सकता है। तो ये सब आपके सुरक्षित भविष्य के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे परिवार के लक्ष्य हो जाते हैं, जैसे कुछ फादर या मदर चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत बाहर की कंट्री में जाए पढ़ने के लिए, या फिर उच्च शिक्षा ले और उसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, या फिर वो कोई बड़ा मकान लें। कुछ भी पारिवारिक लक्ष्य बन जाते हैं तो उसकी पूर्ति के लिए बचत करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो वह भी बचत किए हुए पैसे के बिना नहीं किया जा सकता। मान लो आप महंगी कार खरीदना चाहते हैं या महंगा घर या फ्रिज, तो पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है। और पैसा होगा तभी आप जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे, नहीं तो आप अपने ना लक्ष्य पूरे कर पाएंगे, ना भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे, और ना ही कोई आपातकालीन स्थिति का सामना कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ अन्य आकस्मिक खर्चे हैं, जैसे मेहमान आ जाना या किसी की शादी होना, उसके लिए भी खर्चा करना पड़ता है। तो इसमें बचा हुआ धन जो आपने बचाया होता है वही काम में आता है। तो आपने देख लिया बच्चों, बचत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी ताकि आपको ये पता चले कि आपको कितना समझ में आ गया और कितना नहीं। ये आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन पेपर है जो आपको अभी ही इसके साथ ही कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक आय किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जोड़ा हुआ पैसा, ऑप्शन बी सदस्यों द्वारा कमाया पैसा। क्वेश्चन नंबर 2, मौद्रिक आय किस रूप में मिलती है? ऑप्शन ए मुद्रा के रूप में, ऑप्शन बी सेवाओं के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक आय कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यक्ष वास्तविक आय का उदाहरण दो। ऑप्शन ए कपड़े सिलना, ऑप्शन बी किराया आना। क्वेश्चन नंबर 5, व्यय करके संतुष्ट होना। ऑप्शन ए मौद्रिक आय, ऑप्शन बी आत्मिक आय। क्वेश्चन नंबर 6, क्या बचत करना आवश्यक है? ऑप्शन ए ज़रूरी है, ऑप्शन बी ज़रूरी नहीं है।
अब हम पढ़ेंगे बेटा बचत के साधन। बचत के परिवार के लिए बचत के कई साधन हैं और हर परिवार अपनी इच्छा अनुसार उसका चुनाव कर सकता है। तो अभी हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे। बैंक क्या होता है? आप अपने बचत किए हुए धन को सुरक्षित करने के लिए बैंक में जमा करवा सकते हैं। परिवार के लिए बैंक में बचत खाता खोलना बिल्कुल ठीक रहता है, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो भी धन को जमा करते हैं वो हम डाल सकते हैं। ये जो बचत खाता होता है ये एडल्ट के नाम पे खुलता है, और अगर नाबालिग के नाम से खोलते हैं तो उसमें उसको गार्जियन बनाया जाता है। तो बैंक खाता खोलने के लिए आप सभी बच्चों के बैंक खाते खुले हैं, आप सबको पता है। जब भी हम बैंक में खाता खोलते हैं तो वहाँ जाकर आपको फॉर्म भरना होता है और एक विटनेस गवाही के हस्ताक्षर भी कराने पड़ते हैं। गवाही उसकी ली जाती है जिसका उस बैंक में अकाउंट होता है। ठीक है बच्चों, इतना सब आपको पता है कि फिर आपको बैंक एक पासबुक देता है जिसमें जमाकर्ता का खाता नंबर, उसका नाम, पता, व्यवसाय, उसका अकाउंट नंबर सब कुछ लिखा जाता है। बैंक में धन जमा कराते समय या निकालते समय आपको पासबुक ज़रूर कंप्लीट करवानी चाहिए ताकि वो उसमें उसकी एंट्री हो जाए। डिपॉजिट स्लिप, यदि आपको बैंक में पैसा जमा कराना है तो उस बैंक की एक जमा पर्ची होती है, आपको उसी बैंक से लेनी पड़ेगी, जिसमें बैंक शाखा का नाम, डेट, खाता नंबर, खातेदार का नाम और जमा की जाने वाली धन की राशि शब्दों में और अंकों में भरी जाती है। उसके बाद आपको नोटों का विवरण भी भरना पड़ता है। इस पर्ची के साथ यदि आप अपने पैसे जमा करवाते हैं तो वह बैंक की मोहर लगाकर बैंक अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर कर इसकी जो साइड में एक स्लिप होती है वो फाड़ कर आपको साथ में दे देते हैं ताकि आप रिकॉर्ड रख सकें। जब बैंक में पैसा जमा करवाया जाता है तो चेक की सुविधा दी जाती है। चेक की सुविधा उन खातेदारों को दी जाती है जिनके खाते में 1000 रुपये से ज़्यादा अधिक होते हैं। कुछ मिनिमम अमाउंट उसमें रखा होना चाहिए। तो चेक भरते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। चेक हमेशा साफ और बड़े अक्षरों में भरना चाहिए और जहाँ तक हो सके कोई कटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कटिंग कर दी तो चेक आपका बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब चेक पर आप धनराशि भरते हैं तो रुपए के पास जितना संभव हो सके अमाउंट भरें और अंत में केवल शब्द का प्रयोग करना भी बहुत ज़रूरी है, या फिर एक लकीर लगा दे ताकि कोई उस पर कुछ लिख ना सके। चेक पर डेट हमेशा भरनी चाहिए, लेकिन कोई कटिंग नहीं, साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में। चेक को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, ये आप सबको पता ही है। और चेक काटते समय उसका जो पूरा विवरण है वो चेक बुक में बिल्कुल एंड में एक पर्ची दी जाती है, उसमें लिख लेना चाहिए ताकि याद रहे कि आपने चेक किस के लिए काटा था। बचत करने का दूसरा साधन है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस आपने बच्चों देखा होगा, हर एक के घरों के पास कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस होता है। तो इसमें भी जैसे बैंक में खाता खुलवाया जाता है इसी तरह उसमें भी बैंक खाता खुलता है। उसमें उसी तरह पैसे जमा किए जाते हैं जैसे बैंक में किए जाते हैं, और जब पैसा निकाला जाता है तो इसकी भी एक पासबुक होती है, वहाँ पे एंट्री होती है। अगर डाकघर में खाता खुलवाकर आप उसमें पैसे जमा कराते या निकालते नहीं हैं तो 6 वर्ष के बाद उसे डेड कर दिया जाता है, मतलब उसमें कोई काम अब नहीं हो सकता, आपको उसके लिए दोबारा उसे खुलवाना पड़ेगा। बचत का तीसरा साधन है लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जीवन बीमा। जीवन बीमा बचत का एक ऐसा साधन है जो परिवार को नियमित रूप से बचत की आदत डालता है और ये आर्थिक संरक्षण भी प्राप्त करता है। आपने सुना होगा या अखबारों में देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा कि बहुत सारी LIC या जीवन बीमा की पॉलिसियाँ हैं जिसमें आपको कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। जीवन बीमा एक निश्चित अवधि के लिए होता है और बीमे की अवधि समाप्त होने पर बीमेदार को बीमे की राशि बोनस समेत मिल जाती है, और यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो पूरी राशि उत्तराधिकारी को भी मिल जाती है। कई योजनाएं जैसे बच्चों के विवाह के लिए बीमा है, शिक्षा के लिए बीमा है,
भारतीय जीवन बीमा निगम के अतिरिक्त कई ऐसी कंपनियां हैं जो परिवार की संपत्ति जैसे मकान, दुकान, स्कूटर, कार आदि का अग्नि बीमा या दुर्घटना बीमा 1 वर्ष के लिए कराया जाता है और हर वर्ष आप इसे दोबारा करवा भी सकते हैं। मान लो दुर्घटना हो जाती है तो ये आपको पैसा देती हैं ताकि आपकी क्षतिपूर्ति हो सके। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा कंपनियां हैं जो कई तरह के बीमे देती हैं। मेनली स्वास्थ्य बीमा जिसे मेडिक्लेम कहते हैं, यह बीमा आजकल बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसमें आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, कुछ पैसा भरना पड़ता है और यदि आप कोई बीमार होते हैं तो ये उसके बदले में आपका हॉस्पिटल का खर्च उठाते हैं। तो बेटा इसके साथ ही आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है और बहुत से क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मैं दूसरी वीडियो में आपको बना के दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि अगर कोई दूसरी वीडियो आती है तो वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए।